Unakoti, the hill where stone became a crowd. आज जब हम सेल्फी लेते हैं सोचते हैं अच्छी नहीं आई तो हम डिलीट कर देते हैं, दूसरी लेते हैं लाइट ठीक नहीं आई फिर डिलीट, एक पोस्ट डालने से पहले कैप्शन बदलते हैं, फिल्टर बदलते हैं, क्रॉप देखते हैं क्योंकि हमारे पास एक सुविधा है अनडू। लेकिन अब इमेजिन कीजिए आपके सामने कोई स्क्रीन नहीं है, एक पूरी की पूरी पहाड़ी है, आपको उस पर कोई छोटा सा डिजाइन नहीं, करीब 30 फीट ऊंचा चेहरा बनाना है, वो भी हैमर और चिजल से। एक गलत स्ट्राइक, ना कोई अंडू होगा, ना बैकअप फाइल और ना दूसरा ड्राफ्ट। चट्टान में जो एक बार कट गया मतलब वो हमेशा के लिए कट गया। और ये काम सिर्फ एक बार नहीं करना है, पूरी पहाड़ी पर करना है। अलग अलग चेहरे, अलग अलग आकृतियां, देवी देवता, जानवर, ह्यूमन फिगर्स, कुछ चट्टान से बाहर निकलते हुए, कुछ जंगल के भीतर छिपे हुए और कुछ ऐसे जैसे पूरी पहाड़ी अचानक एक विशाल गैदरिंग में बदल गई हो। त्रिपुरा के जंगल में एक ऐसी जगह मौजूद है जिसका नाम है उनाकोटी। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंशिएंट इंडिया मॉडर्न मार्वल। आज हम किसी एक मॉन्यूमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, आज हम उस पहाड़ी की बात कर रहे हैं जहां पत्थर को काट कर सिर्फ मूर्तियां नहीं बनाई गई, एक पूरा संसार खड़ा कर दिया गया। जंगल में छिपी हुई भीड़, त्रिपुरा के उत्तर पूर्वी हिस्से में कैलाश शहर से कुछ दूरी पर घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच स्थित है उनाकोटी। यहाँ पहुँचते ही आपको किसी बड़े टेम्पल का एंट्रेंस नहीं मिलता है, न कोई बड़ा गेट मिलता है, न कोई सीधी या सिमेट्रिकल बिल्डिंग। आप जंगल के बीच से आगे बढ़ते हैं, पास ही बहते पानी की आवाज सुनाई देती है और तभी चट्टान की दीवार से एक बहुत बड़ा चेहरा आपको देखता हुआ नजर आता है। फिर थोड़ा आगे जाएंगे, एक और कार्विंग, फिर एक गणेश जी, फिर कोई अधूरा चेहरा, कहीं सिर्फ आउटलाइन, कहीं पूरी तरह कार्व्ड मूर्ति। ऐसा लगता है जैसे पहाड़ी पत्थर की नहीं चेहरों की बनी हुई हो। यहीं से इस जगह के नाम की कहानी शुरू होती है, उनाकोटी। संस्कृत और बांग्ला में इसका मतलब है 1 करोड़ में से एक कम, यानी 99,99,999। क्या यहाँ सचमुच इतनी मूर्तियाँ थी? इसका कोई वेरीफाइड आर्कियोलॉजिकल काउंट अवेलेबल नहीं है। आज यहाँ दिखाई देने वाली कार्विंग्स नंबर में भी 1 करोड़ के आसपास नहीं है, लेकिन उनाकोटी का नाम किसी सेंसस से नहीं, एक लेजेंड से आया है। जब पूरी बारात पत्थर बन गई, लोक कथा कहती है कि भगवान शिव करोड़ों देवी देवताओं के साथ काशी की ओर जा रहे थे। रास्ते में सबने उनाकोटी की पहाड़ियों पर रात बिताई। शिव जी ने कहा सुबह सूर्योदय से पहले सभी को आगे चलना होगा, लेकिन अगली सुबह सिर्फ शिव जी समय पर जागे, बाकी सारे देवी देवता सोते रह गए। शिव अकेले ही काशी के लिए निकल गए और क्रोध में बाकी सबको पत्थर बन जाने का श्राप दे गए। 1 करोड़ में केवल शिव कम थे, इसलिए नाम पड़ा उनाकोटी। अब ये इतिहास नहीं, एक लोक कथा है, लेकिन मिथ से अलग हटकर देखें तो उनाकोटी हमारे सामने एक ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन रखता है। इतने बड़े स्केल पर ये सब बनाया गया कैसे होगा? कार्विंग शुरू होने से पहले किसी भी आर्टिसन के लिए पहला काम चिजल उठाना नहीं रहा होगा, पहला काम रहा होगा पहाड़ी को पढ़ना, क्योंकि हर चट्टान कार्विंग के लिए सूटेबल नहीं होती है। कहीं रॉक में पहले से नेचुरल क्रैक हो सकता है, कहीं उसकी लेयर कमजोर हो सकती है, कहीं पानी लंबे समय से बह रहा हो सकता है और कहीं स्टोन बाहर से मजबूत दिखे लेकिन अंदर से टूटने के लिए तैयार हो। अगर गलत जगह कार्विंग शुरू हो जाए तो चेहरे का कोई छोटा हिस्सा नहीं, पूरी रॉक सरफेस टूट सकती है। इसीलिए आर्टिसंस को पहले समझना पड़ा होगा कि कहाँ कार्व करना है, कितनी गहराई तक जाना है, किस नेचुरल सरफेस को बचाना है और किस हिस्से को हटाना है। आज इसे हम कहेंगे जियोलॉजिकल असेसमेंट और साइट सर्वे। तब शायद इसके लिए इतने टेक्निकल शब्द नहीं थे, लेकिन प्रिंसिपल वही था, पत्थर पर काम करने से पहले पत्थर को समझना। ये क्रिएशन नहीं था, ये सब्सट्रैक्शन था। एक एवरेज बिल्डिंग कैसे बनती है? पहले फाउंडेशन होता है, फिर कॉलम्स, फिर वॉल्स। ईंट, पत्थर या कंक्रीट को जोड़ते हुए स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ उठता है। यानी कंस्ट्रक्शन में आमतौर पर हम चीजें ऐड ऑन करते हैं, लेकिन उनाकोटी में प्रोसेस बिल्कुल उल्टा था। यहाँ किसी पहाड़ी पर मूर्ति नहीं रखी गई, मूर्ति पहले से ही उसी पहाड़ी के भीतर मौजूद थी। आर्टिसन का काम था उसके आसपास का एक्स्ट्रा स्टोन हटाना। यानी यहाँ आर्किटेक्चर एडिशन से नहीं, सब्सट्रैक्शन से पैदा हुआ। हर स्ट्राइक के साथ स्टोन कम होता गया और फिगर बाहर आती गई।
न अलग फाउंडेशन, न ब्रिक्स, न मोटार फाउंडेशन। इस तरह की कार्विंग में स्ट्रक्चर और सपोर्ट अलग अलग चीजें नहीं होते हैं। जिस चट्टान में मूर्ति बननी है उसी चट्टान का बाकी हिस्सा उसे संभाल भी रहा होता है। यानी स्कल्पचर और लैंडस्केप के बीच कोई जॉइंट नहीं है, दोनों एक ही रॉक मास का हिस्सा है। मॉडर्न स्ट्रक्चरल लैंग्वेज में इसे मोनोलिथिक अप्रोच के करीब समझा जा सकता है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा चैलेंज था इसका स्केल। 30 फीट के चेहरे का कैलकुलेशन। कागज पर एक चेहरा बनाना बिल्कुल आसान है, लेकिन उसी चेहरे को 30 फीट ऊंची चट्टान पर ट्रांसफर करना बिल्कुल अलग प्रॉब्लम है। चेहरे में प्रोपोर्शन थोड़ा सा भी बदल जाए तो एक्सप्रेशन पूरी तरह बदल सकता है। आंखें ज्यादा दूर हो गई तो चेहरा अननेचुरल लगेगा, नाक छोटी रह गई तो पूरी कॉम्पोजिशन बिगड़ जाएगी। आज ऐसी कार्विंग बनानी हो तो हमारे पास होंगे 3D स्कैन्स, लेजर मेजरमेंट्स, डिजिटल ग्रिड्स, स्केल ड्राइंग्स और कंप्यूटर मॉडल्स। लेकिन उस समय आर्टिसंस के पास ये टूल्स नहीं थे। इसका मतलब ये नहीं था कि उनके पास मेजरमेंट सिस्टम नहीं था। जिस कंसिस्टेंसी और प्रोपोर्शन के साथ इतनी बड़ी फिगर्स बनाई गई, उससे इतना तो साफ है कि काम केवल अनुमान से नहीं हुआ था। संभव है आर्टिसंस किसी ग्रिड, रेफरेंस पॉइंट्स या प्रोपोर्शनल यूनिट्स का इस्तेमाल तो कर रहे थे। हो सकता है पहले सरफेस पर ब्रॉड आउटलाइन बनाई गई हो, फिर बड़े सेक्शंस हटाए गए हो और आखिर में फेशियल डिटेल्स कार्व की गई हो। एग्जैक्ट वर्किंग मेथड का पूरा रिकॉर्ड हमारे पास तो अभी नहीं है, लेकिन रिजल्ट बताता है उनके पास स्केल को कंट्रोल करने के लिए कई सिस्टमैटिक टेक्निक जरूर थी। यानी आर्टिसन सिर्फ स्कल्पचर नहीं था, वो समय का ड्रॉट्समैन, सर्वेयर, मटेरियल एक्सपर्ट और स्ट्रक्चरल थिंकर भी था। और उसका सबसे बड़ा डिजाइन सॉफ्टवेयर था उसका ट्रेन्ड माइंड। आज हम इसे कह सकते हैं साइट रिस्पॉन्सिव डिजाइन, यानी डिजाइन ऐसा हो जो जमीन पर थोपा ना जाए, वो उसी जगह की शेप, क्लाइमेट और नेचुरल मूवमेंट से पैदा हो। उनाकोटी में आर्टिसंस पहाड़ी के साथ कोलैबोरेशन किया करते थे। आज सस्टेनेबल आर्किटेक्चर हमें सिखाता है कि किसी साइट को कम्प्लीटली इरेज करके डिजाइन नहीं बनाना चाहिए। हमें टेरेन, क्लाइमेट, मटेरियल, एग्जिस्टिंग इकोलॉजी के साथ काम करना चाहिए। उनाकोटी के आर्टिसंस शायद सस्टेनेबिलिटी शब्द नहीं जानते थे, लेकिन वो एक बेसिक ट्रूथ जानते थे। सबसे अच्छा डिजाइन वो नहीं होता जो प्रकृति के ऊपर खड़ा हो, सबसे अच्छा डिजाइन वो होता है जो प्रकृति के भीतर से निकले। तो अगली बार जब आप उनाकोटी की कोई तस्वीर देखें तो सिर्फ विशाल चेहरा मत देखिएगा, उस आर्टिसन को इमेजिन कीजिएगा जो सुबह उस पहाड़ी के सामने खड़ा हुआ होगा, जिसके पास न लेजर था, न सीएडी सॉफ्टवेयर, न कोई डिजिटल मॉडल, सिर्फ स्टोन की समझ और प्रोपोर्शन की ट्रेनिंग, अपने हाथ पर भरोसा और दिमाग में मौजूद एक पूरा डिजाइन। उस पहली स्ट्राइक को इमेजिन कीजिए जिसके बाद वापस लौटने का कोई रास्ता ही नहीं था। उस प्लानर को इमेजिन कीजिए जिसने पानी, जंगल, स्लोप और नेचुरल क्रैक्स को प्रॉब्लम नहीं माना, उसने उन डिजाइन्स को ही हिस्सा बना लिया। और उस इमेजिनेशन को समझने की कोशिश कीजिए जिसने एक अकेली पहाड़ी में डिवाइन गैदरिंग को देखने का साहस किया। मॉडर्न होने का मतलब है मटेरियल को समझना, स्केल को कंट्रोल करना, नेचर के साथ काम करना और ऐसी इमेजिनेशन को रियलिटी में बदल देना जिसे देखकर 1000 साल बाद भी लोग पूछें उन्होंने ये किया कैसे होगा। So friends, this is Unakoti, a hillside where stone did not become a monument. मिलते हैं एंशिएंट इंडिया मॉडर्न मार्वल के अगले एपिसोड में। तब तक स्टे क्यूरियस, स्टे कनेक्टेड एंड सब्सक्राइब टू सोल। थैंक यू।